गुड मॉर्निंग। फेसबुक लाइव में आप सब लोगों का स्वागत है। कल जब मैं जेएनयू पे बोल रहा था तो मैंने बाद में देखा कि उस पर अनंत विजय जो हमारे दोस्त हैं उनकी टिप्पणी पढ़ी मैंने। मेरे फेसबुक में करीब 8-10 लोग ऐसे हैं जो कि आरएसएस के साथ गहरे जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत शरीफ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और कभी गाली वाली नहीं देते, असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो आरएसएस के पक्ष में लिखते हैं। मैं अनंत विजय मैं जो अच्छे से, अब भले ही वो आरएसएस के साथ हों, जो लोग इस तरह से लिखते हैं मैं उनका सम्मान करता हूं और प्यार भी करता हूं जितना मुझसे हो सकता है, मेरे को उनसे वो नहीं है। लेकिन उन्होंने कल जो दो एक बात लिखी उससे मुझे थोड़ी सी असुविधा हुई, और चूंकि वो पब्लिक डोमेन में वो चीज आई हैं तो पब्लिकली वो चीज कही गई हैं तो वो चीज बोली भी जानी चाहिए, समझाई भी जानी चाहिए कि भाई आखिर मसलन उन्होंने लिखा कि आप नामवर सिंह बनने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं साफ कहना चाहता हूं कि नामवर सिंह कोई बन ही नहीं सकता। नामवर सिंह सिर्फ एक था, अकेला था वो। नामवर सिंह मेरे शिक्षक रहे हैं, नामवर सिंह से मैंने बहुत सीखा है, नामवर सिंह ने मुझे पढ़ाया है और जो उनकी अच्छी चीजें रही हैं शिक्षा में, मैंने उनका अपने तरीके से विकास भी किया है और मैंने उन क्षेत्रों का विकास किया जिसका नामवर सिंह विकास नहीं कर पाए। लेकिन नामवर सिंह की बोलने की कला का मैं कभी कायल नहीं रहा। नामवर सिंह मेरे कभी आदर्श थे ही नहीं वक्तृता में। लोग दिमाग से निकाल दें, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं क्या बनूं। मैं जो हूं वो ठीक हूं, मैं उसमें मैं एकदम खुश हूं, अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं। मैं मुझे कोई शिकायत नहीं अपनी जिंदगी से। मुझे ना आलोचक बनना है, ना मुझे साहित्यकार बनना है। मैं पहले शिक्षक था, शिक्षक ही हूं, वही मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और मैं शिक्षक की कॉन्स्टिट्यूएंसी को कभी भी किसी भी कॉस्ट पर मैंने न छोड़ा है, न उसके साथ समझौता किया है। इसलिए अनंत विजय और उनके जैसे लोग ये तो सोचना भूल जाएं कि हम नामवर सिंह बनना चाहते हैं। मैंने अपने छात्र जीवन में नामवर सिंह से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब उनका सिक्का चलता था उस समय ही मुठभेड़ें की हैं। वो मेरे कभी आदर्श नहीं रहे, उसका मेरे ऊपर असर बहुत है, लेकिन वो कभी आदर्श नहीं रहे, न वक्तृता में रहे न कर्म में रहे। आपकी वक्तृता में ओज तब आता है जब आप सत्ता के खिलाफ खड़े होते हैं, जनता के पक्ष में साथ खड़े होकर वक्तृता ताकत नहीं आती। जो इंटेलेक्चुअल जनता के साथ खड़ा ना हो विपत्ति में, कौन सी जगह परीक्षा की, लेखक की, साहित्यकार की, इंटेलेक्चुअल की, शिक्षित आदमी की, एक सामान्य नागरिक की, उसकी परीक्षा की जगह है कि वह जनता के साथ है या सत्ता के साथ है, वो चुने। हम शुरू से ही हमने ये पक्ष चुना कि हम हमेशा जनता के साथ रहेंगे, चाहे सरकार किसी की के साथ नहीं रहेंगे। हम जेएनयू में पढ़ते थे तब भी हमारा ये रुख था, हम जेएनयू से निकल आए तब भी हमारा ये रुख रहा, हम वामपंथ के शासन में चले गए, मैं स्वयं सीपीएम का मेंबर था तब भी मेरा ये रुख था कि हम जनता के साथ रहेंगे, हम सरकार के साथ नहीं रहेंगे। क्योंकि सत्ता का प्रेम और ये बुद्धिजीवी होने का प्रेम मुझे कभी आकर्षित नहीं करता। अब मैं मूल विषय जिसकी चर्चा की थी कल के, और मैंने सूचना भी थी आप लोगों को कि
हम लोग बातचीत करेंगे कि कैसे चाइना ने फाइट आउट किया इससे और हम क्या करें। अगर मुझसे पूछे तो उड़ीसा की सरकार ने बहुत सही कदम उठाया कि उसने जुलाई तक के लिए सारे स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह बंद कर दिए हैं। भारत सरकार को सीधे यही कदम उठाना चाहिए कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज सब जब तक नॉर्मल कंडीशन ना हो जुलाई और अगस्त तक बंद कर देने चाहिए। इसमें कोई दुविधा की जरूरत नहीं, इफ और वट की जगह नहीं है इसके लिए। किसी को परेशानी हो रही है, किसी का नुकसान हो रहा है, इसकी कोई जगह नहीं है इसके लिए। सरकार उपाय खोजे, सरकार मदद करे, लेकिन कोई इफ और वट नहीं होनी चाहिए। कोरोना से लड़ना है तो जाहिर है कि आपको बहुत बड़ी कॉस्ट देनी होगी। आप कोरोना से सामान्य तौर पर नहीं लड़ सकते क्योंकि आपने लगातार जो गलतियां की हैं, आपने से मतलब भारतीय समाज ने जो गलतियां लगातार की हैं, उन गलतियों की अब कीमत, बड़ी कीमत अदा करनी होगी। कोरोना के किसी भी उपाय पर सीधे उपाय का कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप इस समाज के परिदृश्य और जो लोगों की मानसिकता है उसे न समझे। अल्टीमेटली तो इस समाज में ही लागू होना है ना हर एक उपाय को। तो क्या यह संभव है कि समाज के परिदृश्य को छोड़ दें, समाज की मनोदशा को छोड़ दें और सीधे कोरोना के उपाय लागू कर दें? संभव है? संभव नहीं है। कोरोना के सामने आज सबसे बड़ी बाधा जहां कोरोना है और उसका वायरस का संक्रमण है हिंदुस्तान की जनता के ऊपर। तो कोरोना को लड़ने के लिए कुछ बाधाएं ऐसी हैं जो कोरोना के बाहर हैं, और कोरोना के बाहर जो बाधाएं हैं वे बाधाएं अपने आप में बहुत गंभीर हैं, जिनकी वजह से कोरोना से लड़ने में परेशानी आ रही है। चाइना ने कैसे जीता इसको? चाइना कैसे इतने बड़े स्केल पर फाइट आउट कर पाया और अभी भी कर रहा है? क्या खाली लॉकडाउन से? जी नहीं। चाइना के समाज में एक बड़ा समाज पैदा हुआ है जो कि अंधविश्वासों में उसकी कोई आस्था नहीं है। चाइना की सरकार ने जिस दिन से रेवोल्यूशन हुआ चाइना में 49 से लेकर अब तक बड़े पैमाने पर अंधविश्वासों और तमाम किस्म की रूढ़िवादी धार्मिक चेतनाओं के खिलाफ में निरंतर प्रचार किया और जनता को शिक्षित किया है। इसलिए जब भी कोई बड़ी विपत्ति आती है चाइना की जनता एकजुट होकर खड़ी हो जाती है और रैशनल पक्ष के साथ खड़ी हो जाती है। हमारे यहां मुश्किल यह है कि हमारे यहां डे 1 से 47 से लेके अभी तक हम 2 बीमारियों के बड़े शिकार रहे हैं। 2 फिनोमेना बहुत पावरफुल है हिंदुस्तानी समाज में। एक है नायक प्रेम। ये अंधविश्वास और नायक प्रेम, इन 2 चीजों ने हिंदुस्तान की जनता की जितनी बड़ी क्षति की है उतनी बड़ी क्षति किसी ने नहीं की है। ऐसा नहीं है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को नायक प्रेम नहीं था और उन्होंने नायक प्रेम कल्टीवेट नहीं किया था। मिसेस गांधी के अंदर नायक प्रेम नहीं था। नहीं, इनके अंदर भी ये बीमारी थी। इनके अंदर भी ये बीमारी थी और इनके बाद में जो लोग आए उनके अंदर भी ये बीमारी थी। मोदी इसलिए खटकते हैं क्योंकि अभी पीएम है और वो अभी डिजिटल एज के पीएम है, तो जाहिर है कि नायक प्रेम और उसका प्रचार कई गुना ज्यादा सघन रूप में दिखाई देता है। आप हिंदुस्तान के समाज में कोई भी चीज, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी योजना, कोई भी चीज लागू करना चाहते हैं, उसकी सबसे बड़ी बाधा
हिंदुस्तानी जनता की अंधविश्वासी चेतना और उसका नायक प्रेम और उसकी इमेजों में उसका घिरे रहना। मैं दो उदाहरण दे रहा हूं जिससे आप इस प्रॉब्लम को समझ सकें। हमने यह मान लिया था कि पंचवर्षीय योजनाओं के असर बहुत दूर तक हुए थे समाज में, समाज को एकदम बहुत बड़े पैमाने पर बदला था। पहला झटका लगा तब 1974-75 में, जब बीना मजूमदार के नेतृत्व में एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के अध्ययन को करने के लिए कि महिलाओं पर उसका क्या अध्ययन असर पड़ा है। कौन लोग थे उस समय? इंदिरा गांधी थी, महादेवी जिसकी बड़ी पूजा करते हैं हम लोग, मोदी की तो कोई हैसियत नहीं है उनके सामने, और उनके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिनका आगे बड़ा जलजला था। बीना मजूमदार के नेतृत्व में जो कमेटी की रिपोर्ट आई उसकी बहुत ही दहला देने वाली फाइंडिंग आई, और फाइंडिंग ये आई कि पंचवर्षीय योजनाओं के लाभ महिलाओं तक पहुंचे ही नहीं है, बल्कि महिलाओं की स्थिति और बदतर हुई है। कुछ दिन पहले जब यूपीए गवर्नमेंट थी, तो यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर यूपीए 1 शायद में सर्च कमेटी बनाई गई। आरएसएस ने पिछले साल यह प्रचार किया कि कांग्रेस मुस्लिम अपीजमेंट करती रही है, मुस्लिम संतुष्टिकरण का काम करती रही है। हर इलाके में मीडिया में यह चीज भरी हुई है, जेहन में भरी हुई है। सच्चर कमेटी की जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि पिछले 70 साल में सबसे ज्यादा सांस्कृतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शिक्षा के तौर पर मुसलमान पिछड़े रहे हैं, और पंचवर्षीय योजनाओं के लाभ उन तक नहीं पहुंचे हैं। किसने खाया था नायक के रूप में मुसलमानों के नाम पर? किसने खाया था? कांग्रेस ने। यह इल्यूजन था कि कांग्रेस ने मुसलमानों का भला किया है। पहली बार मनमोहन सिंह सरकार के समय पर मुसलमानों के हित के लिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में कई महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन लागू की गई पूरे देश में। लेकिन प्रचार क्या था? प्रचार यही था कि पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो बारे के न्यारे करती नहीं है जनता के, औरतों का भी हुआ है और इधर मुसलमानों का भी हुआ है। मालूम पड़ा कि वहां तो विकास और पंचवर्षीय योजना उनके दरवाजे तक पहुंची ही नहीं। और ये साहब जो आए हैं, जिनसे अभी सहयोग के लिए हम लोग लालायित हैं और हम सहयोग दे भी रहे हैं, इन्होंने तो वायदा किया था, कन्विंस कर दिया था कि सबका विकास, सबका साथ, और यह भी वायदा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आप रिकॉर्ड उठाइए, पिछले 3 साल से 4 साल से हर साल 2 करोड़ नौकरियां आपकी छीनी जा रही हैं। लेकिन जनता के अंदर नायक प्रेम इस कदर जड़ जमाए हुए है कि कोई आदमी बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई आदमी इस बात के लिए तैयार नहीं, समझने के लिए तैयार नहीं है कि वो थोड़ा सा नायक प्रेम से बाहर निकल के वास्तविकता को देख ले। आप कोरोना से लड़ेंगे कैसे? जिस देश में चेचक के लिए शीतला माता की पूजा होती हो, उस देश में कोरोना से लड़ेंगे कैसे? नहीं लड़ सकते आप, यह चुनौती है आपकी। कोरोना से लड़ने के लिए 2 चीजें जरूरी है, अंधविश्वास से बाहर निकलना और नायक की इमेज के प्रेम से बाहर निकलना। आप थोड़ा सा आसपास की वास्तविकता देखिए, आसपास के यथार्थ को देखिए और तय कीजिए कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है या गलत है।
आप मत मानिए किसी की। हमारे बीच में एक ऐसी फौज कॉन्सियसली पिछले 60-70 साल में तैयार हुई है जो कि किसी भी किस्म के रैशनल डिस्कोर्स के पक्ष में जाने के लिए तैयार नहीं है। ये 2-1 दिन में फौज तैयार नहीं हुई है, ये बहुत लंबी प्रक्रिया के तहत ये और ऐसा नहीं है कि नायक प्रेम सिर्फ बीजेपी वालों में और कांग्रेस वालों में और लेफ्ट में नहीं है। ये नायक प्रेम की बीमारी वहां पे भी है। उनके यहां ज्योति बाबू रामबाण दवा थे हर चीज की, लेकिन हुआ नहीं। नायक प्रेम बहुत खतरनाक है, डेमोक्रेसी में तो सबसे ज्यादा खतरनाक है, चाहे वो लेफ्ट का हो या राइट का हो। और चाइना ने क्या नहीं झेला है नायक प्रेम के चक्कर में। माओ के नशे में कहां तक नहीं गया चाइना दुख झेलने के लिए, क्या क्या नहीं झेला है, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ आपसे यह चीज विनम्रता से कहना चाहता हूं कि चाइना जो आज सक्सीड किया उसका एक बड़ा कारण है कि चाइना में नायक प्रेम जैसी चीज नहीं है। सरकार है, एक पार्टी शासन है, लेकिन जो राष्ट्रपति है उसको लेके कोई माओ जैसा उन्माद नहीं है लोगों के बीच में। लोकतंत्र में तो नायक प्रेम और भी ज्यादा खतरनाक होता है, ये जान लीजिए आप। इसलिए जब आप कोरोना पर बात करें, कोरोना के कार्यक्रम लागू करने पर बात करें, तो आप वास्तविकता देखें, किसी भी नायक के पास इसका समाधान नहीं है। हो सकते मोदी जी, कोई तो वजह है कि अमेरिका में बिल्कुल एकदम लगातार लोग, इतने लोग मर रहे हैं जितने लोग कभी नहीं मरे। क्या वजह है? क्या वजह है? आपने कभी सोचा कि अब तक हिंदुस्तान में सिर्फ अकेले बॉम्बे में 65 स्वास्थ्य कर्मी, जिनमें डॉक्टर और हेल्थ वर्कर शामिल हैं, वो कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं और उनके पॉजिटिव पाए गए हैं। और ये सारे के सारे वे लोग हैं जो प्राइवेट अस्पतालों में काम करते थे। जिस उत्साह से आपने हेल्थ का निजीकरण किया है और उसके नेटवर्क को विकसित किया है, नकल कर रहे थे ना हम लोग। और अमेरिका तो हमारा आदर्श है नकल करने में। अमेरिका में जो सबसे बड़ा संकट खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से अमेरिका की जनता त्राही त्राही कर रही है, वो यही है कि अमेरिका में पूरे के पूरे हेल्थ सिस्टम का निजीकरण कर दिया गया, जबकि अमेरिका पहले भी वायरस अटैक झेल चुका है। और जब आपने हेल्थ सिस्टम का पूरा निजीकरण कर दिया तो आपकी क्या स्थिति होगी? स्पेन ने निर्णय लिया कि वे दोबारा स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण करेंगे, और इसी बीच में निर्णय लिया गया। क्योंकि यह चीज अब बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट है, पूरी दुनिया में ट्रांसपेरेंट है। जहां मेडिकल का निजीकरण किया गया है वहां सबसे ज्यादा तबाही मची हुई है। मुझे एक नारा याद आ रहा है, वो नारा फिर लगाने की इच्छा कर रही है और मैं चाहता हूं कि आप लोग लगाएं। एक जमाने में नारा लगा था, तेरा नाम मेरा नाम वियतनाम वियतनाम। इस कोरोना के जमाने में भी तेरा नाम मेरा नाम वियतनाम वियतनाम नारा लगाने की जरूरत है। वियतनाम हुआ है चाइना से, लेकिन जिस अक्लमंदी के साथ में और जिस तरह से उन्होंने सारी चीजों को डील किया है, वहां वायरस का कोई असर नहीं है। जो पेशेंट आए भी हैं उनमें से तेजी से लोग रिकवर कर रहे हैं और कोई मरा नहीं है। क्यों? चाइना में कौन सी ऐसी चीज है? चाइना में अमेरिका से ज्यादा अच्छे डॉक्टर हैं,
नहीं, वहां पे भी वैसे वैसे अमेरिका में डॉक्टर जैसे वहां पे भी हैं, वही दवाएं हैं, सिर्फ एक चीज का फर्क है। चाइना में जिस समय ये वायरस ने प्रवेश किया और चाइना की सरकार को पता चला तो वो तत्काल एक्टिव हुई। और उन्होंने वुहान और उसके आसपास के पूरे प्रांत को लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन करके नहीं बैठे रहे कि प्रधानमंत्री अब बैठे हुए हैं और अपने डिस्कस कर रहे हैं सेक्रेटरी से, हाँ बताइए भाई क्या खबर है मोहल्ले की। नहीं, चाइना के प्रत्येक नागरिक के घर में डॉक्टर गया है, प्रत्येक नागरिक के घर में बार बार जाके चेक किया गया कि बुखार आया कि नहीं आया, कफ खांसी है। जिन 6 प्रांतों में खासतौर पर थोड़े बहुत मरीज मिले, उन 6 प्रांतों में तो कंपलसरी तौर पर लोग गए हैं। और हुबाई प्रांत जिसमें कि वुहान आता है, उस हुबाई प्रांत में प्रत्येक घर में लोग गए हैं, प्रत्येक घर में अभी भी डॉक्टर जाते हैं। और हमारे यहां डॉक्टर जाएंगे? मैंने अभी 2 दिन पहले आपसे कहा था कि क्या प्राइवेट डॉक्टरों के इस्तेमाल की कोई व्यवस्था है हमारे यहां? सरकार ने जिस समय डिक्लेयर किया कि वुहान में वायरस अटैक हुआ है और हमें डॉक्टरों की जरूरत है, लोग अप्लाई करें अपनी स्वेच्छा से, बताएं कौन जाना चाहता है। पूरे चाइना से 50,000 डॉक्टरों ने अप्लाई किया था, हम जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए सरकार प्रमुख नहीं है, जनता प्रमुख है। धंधा प्रमुख नहीं है, मुनाफा कमाना प्रमुख नहीं है, पैसा कमाना प्रमुख नहीं है, बल्कि जनता और उसकी सेवा प्रमुख है। हमने जो खुदगर्ज समाज पैदा किया है, वो खुदगर्ज समाज यहां से अधिक देखता ही नहीं है कि हमारा लाभ क्या होगा, हम क्यों करें ये काम। क्या जरूरत है मुझे बात करने की आपसे? बेवजह मेरा 1 जीबी खर्च हो जाएगा इसमें, मुझे तो बात नहीं करनी चाहिए। क्या लाभ होगा मुझसे? मुझे कोई लाभ नहीं होगा इससे, बल्कि मेरे और 4 दुश्मन बनेंगे। हो सकता है सरकार भी मेरे खिलाफ सोचे। मैं क्यों कम्युनिकेट कर रहा हूं आपसे? क्योंकि मैं कंसर्न, मैं सरोकार महसूस करता हूं कि मेरे कुछ सरोकार हैं। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मेरे सरोकार है कि मुझे बात करनी चाहिए। मुझे जब लोग संकट की घड़ी में हो तो मुझे उनके बंद दिमागों पर जो ताले लगे हुए उसे खोलने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे यह मलाल नहीं होना चाहिए कि मैंने लोगों से बात नहीं की थी। और जब मेरे पास में पावरफुल मीडियम हो, फेसबुक जैसा, क्यों नहीं बात करूंगा मैं? हमने एक ऐसा खुदगर्ज मध्य वर्ग पैदा किया है जो, क्यों लिखेंगे हम फेसबुक पर, क्यों जाएंगे हम फेसबुक पर, क्या करेंगे जाके, क्या मिलेगा इससे? अरे तुम संसार में कुछ लेने के लिए आए हो, देने के लिए आए हो। जब तक यह मानसिकता रहेगी कि हमको क्या मिलेगा, आप तय मानिए इस समाज को आप बदल नहीं सकते। इस समाज को बदलने के लिए यह मानसिकता जरूरी है, मैं क्या दे सकता हूं। हम हमेशा इस मानसिकता के साथ में हर काम में दाखिल होते हैं, चाहे वो सरकारें हो, चाहे वो राज्य सरकारें हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, सबके दिमाग में यही चीज रहती है। और जो प्राइवेट अस्पताल हो, उनके मालिक हो, उनके भी दिमाग में यही चीज रहती है, हमें क्या लाभ होगा इससे। नहीं, लाभ की दृष्टि से किए गए काम और पाने की आकांक्षा में किए गए काम हमेशा बट्टे खाते जाते हैं और वो निस्वार्थी बनाते हैं। समाज को उससे भला नहीं होता। आप सरकार बना सकते हैं उससे, आप वोट हासिल कर सकते हैं उससे, लेकिन समाज का भला नहीं कर सकते। आप चाइना जैसा सशक्त समाज नहीं बना सकते, क्योंकि वहां जनता ने अपनी कुर्बानी दी। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको, क्यों सीखना जरूरी है चाइना से। जब 49 में चाइना में रिवॉल्यूशन के बाद में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई,
तो चाइना में अधिक के नशे में रहते थे। लड़कियों के पैर इतने छोटे होते थे और लड़कियां इतनी छोटी होती थीं, उनके शरीर एकदम अविकसित होते थे। चाइना का समाज एकदम अविकसित समाज माना जाता था और बीमार समाज माना जाता था। चाइनाई कम्युनिस्ट पार्टी ने निर्णय लिया कि चाइना के लोगों को रोज कसरत कराई जाए। उन्होंने ये बाबा रामदेव टाइप कोई मतलब इडियट प्रमोट नहीं किया था, कोई आइकॉन नहीं था उनका। उनका आइकॉन एक ही था, एक किसान। आप कभी इंटरनेट पर जाइए, खोज कीजिए, एक रंगरूट किसान, एक किसान जो आर्मी की ड्रेस पहने हुए है, सिंपल ड्रेस। और साहब सुबह डेली 5 बजे अलार्म बजता था पूरे देश में, और सारे लोग निकल के एक्सरसाइज करते थे, और जो नहीं करते थे उनको कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, पुलिस के लोग घर जाके जगाते थे, परसुएट करते थे कसरत करो। और उन्होंने लंबे समय तक सारे देश को कसरत कराई, और सारे देश को सारी बीमारियों से, और खासतौर पर ये जो अफीम का नशा था जो वहां साम्राज्यवाद जनता में बोया था, उस अफीम के नशे से पूरे समाज को मुक्त कर दिया। और इतनी हंसती खेलती और इतनी खुशनुमा इमेज विकसित की, ईर्ष्या होती है। जैसे हमारे यहां जाट और सिख एकदम गबरू पट्टे होते हैं ना, एकदम लंबे चौड़ी नस्ल। किस लिए? कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर बनाने के लिए? जी नहीं। मार्क्सवाद सिखाने के लिए? जी नहीं। चाइना का समाज निर्मित करने के लिए, एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए। उन्होंने किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं किया। सारा देश 5 तरह के कपड़े पहनता था, जान लीजिए आप, और उसने 77 78 तक 5 तरह के कपड़े पहने। पूरा देश, माओ से लेके एक साधारण नागरिक तक, सबके पास एक ही कपड़ा होता था। उन्होंने लोगों की आदत बदली, लोगों को सादगी से जीना सिखाया, लोगों से को देश प्रेम करना सिखाया, त्याग करना सिखाया। लोगों की वहां की सरकार ने केयर की। अनेक अप्स डाउन आए, उस सारे अप्स डाउन से वो निकला इसीलिए क्योंकि वहां उसके केंद्र में जनता थी और जनता की सेवा का भाव था। और यह था कि जनता पिछड़ी हुई चेतना से जुड़ी ना रहे, किसी भी कॉस्ट पर जुड़ी ना रहे। और हमने क्या किया? हमने जनता के अंदर जो पिछड़ी चेतना पैदा करने वाले लोग हैं, उनकी हमने बाकायदा प्रमोट किया। यह काम अपने तरीके से नेहरू ने भी किया, और यह काम हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। मैं जो चीज आपसे रखना चाहता हूं वो ये कि अंधविश्वास एक बहुत बड़ी सामाजिक बाधा है आधुनिक समाज के निर्माण में, आधुनिक राष्ट्र के निर्माण में। अंधविश्वास को हमने कभी सीरियसली चुनौती नहीं दी, और आज जब संकट हमारे दरवाजे के अंदर घुस चुका है, ये वायरस का अटैक है, वो साधारण अटैक नहीं है। आप परेशान है कि लॉकडाउन आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। मैं परेशान हूं कि पिछले पूरा जो अभी लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन में मैं जिस जगह रहता हूं मथुरा में, उस इलाके में लॉकडाउन का कोई असर नहीं है। मैं लगातार रोज बोलता रहा हूं आपसे। यहां लोग यमुना जी की आरती करते हुए घूम रहे हैं, यहां लोग मंदिर में दर्शन करते हुए घूम रहे हैं, यहां लोग जय हो करते हुए घूम रहे हैं। लोगों के ऊपर कोई असर नहीं है। चाइना में लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन, कोई आदमी नहीं निकला। आप उठा के देखिए। और भारत में जगह जगह पेंट लगी है, बाजार लगे हैं, साप्ताहिक बाजार लगे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के दिमाग में एक ही चीज भरी हुई है, अरे जितनी सांसें लिखी हुई हैं उतना तो जिएंगे, उसके पहले तो कोई मार नहीं सकता।
ये जो अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास सबसे बड़ी चुनौती है। और जो लोग इस अंधविश्वास की राजनीतिक फसल खा रहे हैं, वे नहीं चाहते कि अंधविश्वास जाए। वो लोग भी कहते हैं कि हाँ, ये तो आस्था का प्रश्न है, लोग मंदिर जाते हैं तो हम क्या करें भाई, हम रोक थोड़ी लेंगे। नहीं, लॉकडाउन का मतलब यह है कि आप लोगों के घरों में चेकिंग कराइए, आप डॉक्टरों के दल बनाइए, भेजिए, हर घर में भेजिए, चेक करिए। चाइना ने कैसे मुक्ति पाई? चाइना कैसे खोलने की सोच रहा है अभी सारी जगह धीरे धीरे? चाइना के डॉक्टर हर जगह जाके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, हर आदमी को चेक किया जा रहा है, और चेक करने के बाद में जिसके रिजल्ट नेगेटिव आए उसको ग्रीन कार्ड दिया जा रहा है। यह माना जा रहा है कि यह आदमी ठीक है और उसे यह परमिशन है कि वो चाहे तो एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रेवल कर सकता है। लेकिन जिसके रिजल्ट पॉजिटिव हैं, जिसको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, यहां तक कि अगर किसी को बुखार भी है तो उसे उठा के उन्हें क्वारंटाइन में भेज दिया है। जिसकी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, ये आप इल्यूजन मत रखिए, गलत सूचनाएं दे रहे हैं आज तक और दूसरे चैनल कि वुहान शहर में सब कुछ नॉर्मल हो गया और सब कुछ ठीक चल रहा है और सब लोग निकल पड़े। नहीं, जिन लोगों के केस हुए हैं, जिन लोगों में सिम्टम्स हैं, उन लोगों को अभी ग्रीन कार्ड नहीं मिला है। हर नागरिक को एक क्यूआर कोड दिया गया है, उस क्यूआर कोड में उसकी ट्रैवल हिस्ट्री, उसकी मेडिकल हिस्ट्री दोनों दर्ज हैं, और रियल टाइम में उसको सरकार ट्रैक कर रही है कि वो कहां जा रहा है, किन से मिल रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। और हमारे यहां तो रिकॉर्ड की छोड़िए, राष्ट्रपति के यहां कोरोना के लोग, जो कोरोना के लोगों से मिलके आए हैं, वो लोग सुबह नाश्ता कर रहे हैं जिसमें कम से कम 60 एमपी थे। देश को तो छोड़ दीजिए आप। अमेरिका, चाइना में क्यों चाइना इतना ताकतवर है कि वो जब भी कोई हमला होता है तो पूरा देश उठ खड़ा होता है। कोई भी बीमारी आए, कोई भी विपत्ति आए, सारा देश एकदम यूनाइटेड होता है, एक स्वर में चलता है। वहां करीब 6.5 लाख के करीब समुदाय हैं, और उन 6.5 लाख समुदाय के बीच में करीब 40 लाख कम्युनिटी वर्कर काम करते हैं। इन वर्कर्स में वे भी लोग भी हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं, और वे लोग भी हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर नहीं है। और ये जो वर्कर है, इनका काम ही यही, ये वो नहीं है, ये आरएसएस की तरह बूथ इंचार्ज नहीं है, वोट लाने वाले। ये वे नहीं है गौ हत्या करने वाले, गौ हत्या से बचाने वाले। नो, ये वे लोग वर्कर हैं जो कि समुदाय की सेवा रातों रात करते हैं, अहर्निश करते हैं, ध्यान रखते हैं। उन 40 लाख की अकाउंटेबिलिटी है, वो जाएं। तो चाइना ने कौन सी चीज डेवलप की है? चाइना ने कम्युनिटी लाइफ डेवलप की है, चाइना ने कम्युनिटी वर्कर डेवलप किए हैं, और कम्युनिटी वर्कर के साथ में चाइना का पूरा सिस्टम लगा हुआ है। उनकी केयर करते हैं वो, उन्हें ठीक से पेमेंट मिलता है। हमारे तो आंगनबाड़ी वर्कर को भी पैसे ठीक से नहीं मिलते। मूर्खता देखिए आप, लोग को तर्क दे रहे हैं फेसबुक पर आके कि डॉक्टरों के तो पे स्केल हैं। अरे ये निजीकरण से और निजी संस्थानों से प्रेम करना बंद कर दो अगर इस देश को बचाना है तो। ये प्राइवेटाइजेशन ने जितना नुकसान किया उतना नुकसान किसी चीज ने नहीं किया हिंदुस्तान में। चाइना में बड़े स्केल पर प्राइवेट कंपनियां हैं, बड़े स्केल पर उद्योग धंधे हैं, लेकिन चाइना में सरकार जनता के साथ है, हर विपत्ति में जनता के साथ है।
वुहान शहर में अभी भी वे लोग, जो लोग इस बीमारी के शिकार पाए गए, उन लोगों को अभी भी मूवमेंट की इजाजत नहीं है। डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन ये सबसे बड़ी बीमारी है। मैं जब पढ़ रहा था और आप लोगों से बात करनी थी तो मुझे एक बहुत ही अजीब सी चीज और पता चली, क्योंकि शेयर करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि यहीं पर खाली लोग सांप्रदायिक हमले कर रहे हैं, नहीं, ये चीज आ रही है कहीं और से। एक फ्रांसीसी टेलीविजन के एक जर्नलिस्ट ने सबसे पहले कोरोना वायरस के शुरू होते ही सबसे पहले यह बात लिखी। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरी आदत, वो मैंने थोड़ा सा माओ से सीखा है कि आखिर विचार कहां से आते हैं, तो मैंने ट्रेस किया कि आखिर ये नस्ल वाली बात, सांप्रदायिकता वाली बात आई कहां से। तो मालूम पड़ा एक जर्नलिस्ट जो फ्रेंच जर्नलिस्ट था, उसने सबसे पहले यह बात लिखी कि कोरोना वायरस उनमें होता है जो येलो नस्ल के होते हैं, और कोरोना वायरस उन लोगों को ज्यादा असर करता है, एशियाई लोगों को, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बड़ा वीक होता है, उनको जल्दी दबोचता है। और जिस समय उसने ये बात लिखी उसके बाद में उसकी एकदम जैसे कि बजा दी। चाइना में जागरूक लोगों का समाज बहुत प्रबल है, उन्होंने खूब लिखा, और उन लोगों ने भी खूब लिखा जो चाइना के बाहर हैं। और अंत में उस पत्रकार ने माफी मांगी कि मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं लिखना चाहिए था। लेकिन हमारे यहां तो सुधीर चौधरी से लेके अर्णव गोस्वामी तक, अंजना ओम कश्यप से लेके बाकी और दूसरे लोगों तक लगातार नस्लवादी प्रचार कर रहे हैं। प्रूव हो चुका है कि गलत कह रहे हैं वो। उन्होंने जो भी खबरें दी तबलीग से मुतल्लिक, उसमें से अधिकतर खबरें झूठी पाई गई, लेकिन इसके बावजूद एक भी चैनल वाले ने माफी नहीं मांगी। कम से कम उस फ्रेंच जर्नलिस्ट ने इतनी इज्जत तो रखी फ्रांस की, वहां के पत्रकारों की। उसको जब गलती बताई गई उसे एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि ये जो छिपाने की कला और झूठ बोलने की कला, इसकी दोनों की जड़ें अंधविश्वास में है, अंधविश्वास की धारणाओं में है। हमने एक ऐसा समाज बनाया है जिस समाज में से बार बार ये अंधविश्वास और झूठ, ये दो चीजें बार बार एसर्ट करती हैं और बड़े स्केल पर एसर्ट करती हैं। तो अगर आपको चाइना से सीखना है तो इन दो चीजों से सीखना होगा कि चाइना ने अपने नायक पूजा से मुक्त किया और चाइना ने अपने को अंधविश्वासों से मुक्त किया। और भी कई बार हमले हुए वहां, सार्स का हमला हुआ और दूसरे वायरस का हमले हुए पहले, लेकिन चाइना ने हमेशा उसका सख्ती से मुकाबला किया और वो एकदम विजेता के तौर पर लौटे। आखिरी बात जो मुझे लगती है कि वो कहनी चाहिए आपसे, एक प्रचार ये भी है कि इस हमले के बाद इस वायरस क्योंकि चाइना से निकला है और इससे एकमात्र गेनर कौन है? चाइना। तो आने वाले भविष्य में चाइना एक सबसे बड़ी दुनिया की ताकतवर इकोनॉमी बन जाएगा। ये गलतफहमी है। सार्स के समय में भी ये कहा गया था, 2009 में भी ये कहा गया जब वायरस हमला हुआ। चाइना दुनिया की बड़ी इकोनॉमी तो है, आज भी है, कोरोना के हमले के पहले भी थी, लेकिन चाइना की इकोनॉमी विश्व पर प्रभुत्व जमाने की स्थिति में नहीं है। वो अपने देश का विकास कर सकते हैं, लेकिन चाइना की इकोनॉमी में ये जो प्रभुत्व जमाने वाली स्थिति नहीं है उसकी, कि वो अब सारी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को चौपट करके अपना वर्चस्व स्थापित कर लेगी, ये स्थिति नहीं है उसकी। क्योंकि हम जिस दुनिया में अभी रह रहे हैं वह दुनिया एक दूसरे पर निर्भर दुनिया है।
वो एक दूसरे से स्वतंत्र और स्वायत्त दुनिया नहीं है। और खासतौर पर ग्लोबलाइजेशन के बाद यह निर्भरता और ज्यादा बढ़ी है। इसलिए इस निर्भरता में के दौर में किसी के भी प्रभुत्व की संभावनाएं लगातार क्षीण होंगी, किसी के भी। अगर आप सोच रहे हैं कि भारत प्रभुत्व जमा लेगा, वो भी संभव नहीं है। अमेरिका प्रभुत्व जमा लेगा, वो भी संभव नहीं है। लिबरलाइजेशन के बाद में अमेरिका का लगातार प्रभुत्व घटा है, बढ़ा नहीं है। तो ये फालतू का भ्रम है जो फैलाया जा रहा है कि चाइना प्रभुत्व जमा लेगा, नहीं। हां, यह संभव है कि चाइना और ज्यादा इन चीजों पर ध्यान दे और ज्यादा बेहतर ढंग से अपना सिस्टम बनाए, यह संभव है। जैसा कि उसने किया पिछले जो 2-3 वायरस अटैक हुआ, उसने चाइना को बहुत शिक्षा दी और चाइना ने बहुत ताकतवर अपने यहां सिस्टम खड़ा किया। तो यह तो संभव है कि चाइना अपने देश को मजबूत करे, और यह स्वाभाविक भी है कि कोई भी देश अपने को मजबूत करे। लेकिन यह चाइना अमेरिका नहीं है। अमेरिका में जो 2009 में हमला हुआ, तो उस समय हमले के बाद आप सोचिए, अमेरिका में अभी इतना बड़ा अटैक हुआ है ये, लेकिन अमेरिका में अचानक मालूम पड़ा कि मास्क नहीं है, डॉक्टरों के लिए कपड़े नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या होना चाहिए था। वियतनाम में क्या क्या है और क्यों वियतनाम सक्सीड किया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। आज फिर नए सिरे से कहने की जरूरत है, तेरा नाम मेरा नाम वियतनाम, वियतनाम। क्योंकि वियतनाम में पहली बार यह महसूस किया गया, होचिमिन सरणी, होचिमिन जो सिटी है, जो कैपिटल है उनकी, उसको लेके जो होचिमिन जो उनका टॉप नेता था, उसको लेके हिंदुस्तान में एक नारा था, जो कि हिंदुस्तान की सड़कों पर एक जमाने में हमने अपने छात्र जीवन में वो नारा हाथों से लिखा है। सोचिए, नारा था, हो होचिमिन, वी शैल फाइट, वी शैल विन। अब सारे लोग देख रहे हैं कि आखिर वियतनाम में ऐसा क्या हुआ, होचिमिन सिटी में ऐसा क्या हुआ कि वहां कोई असर नहीं हुआ इसका। क्या किया उन लोगों ने ऐसा। तो मेरे सामने 2 मॉडल हैं जिनकी मैं चर्चा आगे करूंगा, होचिमिन सिटी वियतनाम और अमेरिका का मॉडल। ये वही अमेरिका है जिसने वियतनाम को रौंद दिया था। वियतनाम में 1 फुट जमीन नहीं बची थी जिस पर के नापाम बम न फेंके गए हों। 1 फुट हिस्सा वियतनाम का कहीं बचा नहीं था जहां के बम न फेंके गए हों। अब वियतनाम में कोई भी चीज पैदा नहीं कर सकते थे, इतना विनाश किया। वियतनाम में, खासतौर पर दक्षिणी वियतनाम में, लाखों औरतों को सिर्फ वेश्या बना दिया गया। पुरुष युद्ध में चले गए, वो मर गए। आज वो वियतनाम सबसे सुंदर देश है विश्व का। आप तो एक छोटा सा टुइया सा जो है ना, वो क्या कहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो आपके छक्के छूट जाते हैं। वो सर्जी करके जो है ना, आप पूरे 6 महीने तक परेशान करते हैं जनता को कि सर्जिकल स्ट्राइक है, सर्जिकल स्ट्राइक है। आप कल्पना कीजिए, वियतनाम ने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी थी अमेरिका और दूसरे देशों से। वियतनाम के पास हथियार नहीं होते थे, लेकिन वियतनाम की जनता ने अमेरिका को हरा दिया। और जनता ने अमेरिका को ही नहीं हराया, वियतनाम ने एक नया वियतनाम बनाया, एक ऐसा वियतनाम बनाया जिस वियतनाम को देख के आपको ईर्ष्या होगी। एकदम अत्याधुनिक वियतनाम, ऐसा वियतनाम जिसमें कहीं किसी भी स्तर पर कोई घृणा नहीं है। हमारे जो मित्र घूम के आए, उन्होंने बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं तो खाली पढ़ता ही रहता हूं, मैं ज्यादा घूमा नहीं हूं विदेश। पूरे देश में आपको कहीं पर भी अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ में कहीं कोई नारा नहीं मिलेगा। सारे देश का विकास किया उन्होंने, सारे देश की जनता की चेतना के स्तर को ऊंचा किया उन्होंने।
वहां अशिक्षा नहीं है, अब वहां भुखमरी भी नहीं है। और जिस समय कोरोना वायरस के 227 मरीज इन्फेक्शन की खबर मिली, तत्काल पूरी सरकार लग गई। छोटा सा देश है। भारत सरकार ने जितना पैसा अलॉट किया है अभी, आप जान लीजिए, भारत सरकार ने पैसा अलॉट किया है $1.7 मिलियन। सॉरी, $1 बिलियन। अब आप सोचिए, वियतनाम के बारे में सोचिए, अब कितना किया होगा उसने। छोटा सा देश, एक उसकी कैपिटल में सिर्फ 227 मरीज, और उसने पूरे देश के लिए कोरोना की आर्थिक सहायता अलॉट की है $2.7 बिलियन, ट्रिलियन डॉलर, सॉरी। वियतनाम से लड़ेंगे आप? वियतनाम के मॉडल का अनुकरण करेंगे या अमेरिका के मॉडल का अनुकरण करेंगे? चीन से ठीक है, आपकी दोस्ती नहीं है, चीन से आपको नफरत है, मैं आरएसएस वालों से कहना चाहता हूं, तो वियतनाम से सीख लो, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है वियतनाम से सीखने में? वियतनाम में तो हिंदू मंदिर भी हैं। अगर तय कर रखा है किसी से नहीं सीखना और सिर्फ ट्रंप से ही सीखना है, कल मैं बात करूंगा अमेरिका में कैसे ट्रंप की गलत नीतियों की वजह से पूरा अमेरिका आज संकट में फंस गया। अमेरिका की वे कौन सी नीतियां थी जिसकी वजह से अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है, और डेली सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। चीजें थमने का नाम नहीं ले रही अभी, और अभी जल्दी थम भी नहीं सकती। लोग इंतजार कर रहे हैं कि चाइना लौटी है। कुछ लोग अनुमान कर रहे हैं, यो कह रहे हैं कि जो नॉर्मल सी लौटी है, सेकंड वेव अटैक आएगा कोरोना का, और वे जस्ट इंतजार कर रहे हैं कि हम अप्रैल में देखना चाहते हैं। थोड़ा सा लोग निकलें, थोड़ा सा मिक्सिंग करें, थोड़ा आना जाना करें। लेकिन चाइना ने जो क्यूआर सिस्टम विकसित किया है, जिसमें क्या है, टेस्ट और निगरानी। जिसका टेस्ट हो रहा है उसकी निगरानी भी हो रही है, 24 घंटे उसकी निगरानी हो रही है। यह टेस्ट और निगरानी का मॉडल यूनिक मॉडल है। आपके यहां ना तो टेस्ट है, ना आपके यहां निगरानी है, तो आप कोरोना से लड़ेंगे कैसे? कैसे लड़ेंगे आप? वहां टेस्ट भी है, निगरानी भी है, और साथ साथ पूरा का पूरा सरकार का अमला जनता की सेवा के लिए खड़ा हुआ है। राष्ट्रपति ने जाके वुहान शहर में जाके खबर ली, देखा, जानने की कोशिश की। हमारे यहां तो ये अब टीवी और वीडियो के अलावा कहीं मतलब नेता वेता दिखाई नहीं देते, वो सीधे टेलीकास्ट करते हैं, वो चाहे केजरीवाल हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो। नहीं भाई, नहीं, चाइना से सीखने के लिए जरूरी है कि आप नीचे जाएं, आप नीचे जाके मिलें, लोगों को उद्बुद्ध करें। आप अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में जाएं, खाली उन्हें उद्बुद्ध करें और बताएं। चाइना में पूरी कम्युनिस्ट पार्टी कंधे से कंधा मिला के लड़ रही है इस समय। क्या हिंदुस्तान में बीजेपी लड़ रही है ऐसे? कह रहे थे ना कि कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से ज्यादा मेंबरशिप है हमारी, सारी दुनिया में नंबर 1 हो गए हैं। लेकिन सारी दुनिया में गधा पचीसी में भी नंबर 1 हो गए। आप मैच करके दिखाइए।
मैच करके दिखाइए। क्योंकि आप पॉलिटिक्स करते हैं पाने के लिए, कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं देने के लिए। यह फर्क है। वो चाइना के कम्युनिस्ट हो, चाहे वो वियतनाम के कम्युनिस्ट हो, चाहे वो क्यूबा के कम्युनिस्ट हो, चाहे वो हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट हो, वे देने के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। आप उनकी बहुत सारी आलोचनाएं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने पाया नहीं है कुछ भी। पाने के लिए कोई काम नहीं किया उन्होंने। उनको क्या मिलेगा इसलिए उन्होंने कोई राजनीति नहीं की। तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए त्याग की भावना बेहद जरूरी है, और वह त्याग की भावना के लिए आपको अपनी दलीय जकड़बंदी से बाहर निकलना जरूरी है। उसके लिए रैशनल अप्रोच होनी जरूरी है। आप नस्लवादी या सांप्रदायिक नजरिए से आप कोरोना से फाइट नहीं कर सकते। आप लोगों के बीच में जाएं और लोगों को शिक्षित करें, लोगों को कन्फ्रंट करें कि लोग निकलें। ये खाली जो फोटो आते हैं ना कि खाना बांटते हुए फोटो, टेंट लगा के फोटो, अब देखिए दो घटनाएं घट चुकी हैं हिंदुस्तान में, और उसकी ट्रेजेडी अब सामने अब आने वाली है। अब आपने 500 रुपए भेज दिया, लेकिन 500 रुपए लेने जाएगी कैसे वो औरत? क्योंकि रास्ते में तो लोग पकड़ पकड़ के पीट रहे हैं उसे, पुलिस के लोग पीट रहे हैं उसे। मैंने बार बार कहा था कि जो उत्पीड़न है नीचे, वो पुलिस का नहीं होना चाहिए। आप सब्सिडीज दे रहे हैं कि लोग अपने पैसे बैंक से ले आए, लेकिन जिसको आपने 500 रुपए भेजे हैं वो अपने बैंक जा ही नहीं सकता। 4 किलोमीटर दूर है बैंक, 3 किलोमीटर दूर है। खाने के लिए जो टेंट लगाए गए हैं, सामूहिक भोज के जो टेंट लगाए गए हैं, वो 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर है। लोग खाना खाने जाएंगे कैसे? क्योंकि रास्ते में पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए, लोगों को पीट रही है पुलिस। आप मतलब ये जनसेवा कर रहे हैं या पुलिस सेवा कर रहे हैं? क्या एक भी पुलिस वाला सस्पेंड हुआ इस बीच में जिसने कि लोगों को पीटा हो? क्या कोई भी डीएम और सीएम सस्पेंड हुआ इस बीच में? अगर एक भी व्यक्ति पिटता है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, तो हमारे प्रधानमंत्री को गुस्सा आना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि नीचे लोग सस्पेंड किए गए इसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने लोगों को पीटा। बैंक जाते हुए लोग अगर पीटे जाएंगे तो बैंक खुली क्यों है? बैंक बंद कर दीजिए आप, मरने दीजिए लोगों को। विजुअल्स आ रहे हैं लगातार के औरतें जा रही हैं हॉस्पिटल, लेकिन उनके इलाज नहीं हो रहे। प्रेग्नेंट औरतें जा रही हैं, लेकिन उनके बच्चे नहीं हो रहे वहां, क्योंकि वो मुसलमान हैं। आपने जो ये जहर फैलाया है नीचे, इस जहर को समेटिए, जाइए नीचे। आप अपने कार्यकर्ताओं का मुंह बंद कीजिए, उनके हाथ में से डंडा छीनिए, उनके हाथ में से साइबर का कनेक्शन छीनिए, आप इंटरनेट का कनेक्शन छीनिए कि आप जहर फैलाना बंद करो। ये जो नायक पूजा के नाम पर जो आपने जो जहर फैलाया नीचे, वो जहर अब हिंदुस्तान की जनता के लिए गले की हड्डी बन चुका है। कम से कम 1 दर्जन जगह की खबरें हैं, मैं बताना नहीं चाहता आपको, आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। और कल तो एक विजुअल देख के मेरा बिल्कुल एकदम जी घबरा गया कि एक औरत जिसको हॉस्पिटल से निकाल दिया गया, उसके हाथ में अधमरा बच्चा जिसका इलाज होना है, और वो बच्चा उसकी गोदी में ही मर गया रास्ते में, और वो चीखती हुई जा रही है, और उसको किसी ने वीडियो किया है उसका। ये मानवीय त्रासदियां आ रही हैं, और आपके अंदर ये चिंता ही नहीं है कि इन त्रासदियों को कैसे रोका जाए। आप सिर्फ इसी में पड़े हुए हैं, लॉकडाउन को एक्सटेंड करें या ना करें। आप लॉकडाउन को एक्सटेंड करें या ना करें, घृणा को तो एक्सटेंड मत होने दो, या अनटचेबिलिटी को एक्सटेंड मत होने दो जो अस्पतालों में चल रही है। जिस प्राइवेट अस्पताल ने लोगों को मना किया है इलाज करने से, उनके तत्काल लाइसेंस रद्द किए जाने चाहिए।
ये सरकार है या भड़भूजे की दुकान है? सरकार से ज्यादा ताकतवर तो ये प्राइवेट अस्पताल के मालिक हो गए। ये प्राइवेट अस्पताल के मालिकों की हिम्मत कैसे हुई कि वो ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद तो हमारे लिए टेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। जो इस महासंकट की घड़ी में प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिक देश के प्रति और देश की जनता के प्रति अपना कर्तव्य नहीं समझते, उनके लाइसेंस रद्द किए जाने चाहिए। और उन अस्पतालों के लाइसेंस पहले रद्द किए जाने चाहिए जिनकी वजह से 65 स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर बॉम्बे में बीमार पड़ गए और कोरोना के पेशेंट बन गए। बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी आवरण के, जो कि मेडिकल आवरण है जो उनके लिए बहुत जरूरी है, वे इलाज के लिए छोड़ कैसे दिए गए? कैसे ये देश चलेगा इस तरह से कि डॉक्टर को जबरदस्ती भेज दो कि जाओ? नहीं। अगर मालिक के पार्ट पर गलती है तो लाइसेंस कैंसिल होगा, और अगर डॉक्टर के पार्ट पर गलती है तो उसकी प्रैक्टिस कैंसिल होगी। एकदम सख्ती से पेश आना चाहिए। कानून के शासन के बिना आप लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकते। यह मूड और विम्स के आधार पर कानून का शासन नहीं चलता। ये मूड और विम्स के आधार पर शासन चलाना बंद कर दें हमारे लोग। के ऑर्डर का सख्ती से पालन हो नीचे, और कोई भी पीड़ित व्यक्ति अस्पताल से वापस न लौटे। ये सरकार की जिम्मेदारी है। चाइना में अस्पताल से तो वापस नहीं लौटा, बल्कि चाइना से में हर घर में डॉक्टर गया है, बार बार चेक करने गया है बुखार है कि नहीं है। चाइना के साथ में कंपटीशन कैसे कर सकते हो तुम? सीख लो पहले वह चेतना विकसित करो समाज के साथ जुड़ने की। हमारे यहां जो मध्य वर्ग है वह वर्ग है जो समाज को दूर से देखता है और घृणा की नजर से देखता है, दर्शक की नजर से देखता है। उसे समाज में जुड़ने में अपनी हेठी समझता है वो। चाइना के डॉक्टरों में यह चेतना नहीं है, नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपसे, क्या आप सीरियसली प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों को सीरियसली और मालिकों को वहां और ज्यादा कैजुअलिटी ना हो? ऑलरेडी आधे दर्जन से ज्यादा हॉस्पिटल, पूरे के पूरे हॉस्पिटल बाहर से बंद कर दिए गए हैं। अरे इस समय ज्यादा जरूरत है हमें एक्टिव होने की, ज्यादा जरूरत है हॉस्पिटलों में अच्छी चीजों की, क्यों नहीं है वो? इसका मतलब यह है कि जो अब तक जो डेवलपमेंट हुआ है वो एकदम खोखला डेवलपमेंट, बिल्डिंग ही बिल्डिंग है खाली डेवलपमेंट के नाम पर, और कुछ नहीं है। जब कोई विपत्ति आती है तो उसके लायक हमारे पास में मिनिमम इक्विपमेंट नहीं है। नहीं तो ये कैसे संभव है कि डॉक्टर बीमार पड़ जाए कोरोना के पेशेंट को देखने के बाद में? चाइना में क्यों इतनी तबाही हुई और कैसे चाइना ने इससे रिकवर किया, उससे क्या हम सबक ले सकते हैं? लॉकडाउन उसमें से सिर्फ एक है, लेकिन टेस्ट और निगरानी, ये दो और महत्वपूर्ण एलिमेंट है। इन दोनों का तो आपने पालन नहीं किया। तो लॉकडाउन, टेस्ट और निगरानी, ये तीन का पैकेज है प्रधानमंत्री जी। ये जो घंटा घड़ियाल बजवा रहे थे ना आप, उस घंटा घड़ियाल से कुछ होने वाला नहीं है। आप पूरे देश को तैयार कीजिए इन तीन चीजों के लिए, अन्यथा आप तय मानिए कि चाइना से ज्यादा मुर्दे हमारे देश में पैदा होंगे। कोरोना किसी का सगा नहीं है। वो हिंदू देखता है ना मुसलमान देखता है, सबको मारता है, सबको मारता है, किसी को छोड़ता नहीं है। चाइना ने जो तीन काम किए हैं,
उसने लॉकडाउन किया, लोगों को घर में रोका, उसने टेस्ट कराए हर व्यक्ति के, उसने टेस्ट कराए हर व्यक्ति के, उस पर नजर रखी, उसके पास हर व्यक्ति की केस हिस्ट्री, हर व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री, हर व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री, सब कुछ है। हमारे यहां भी ये सिस्टम तो तैयार किया जा सकता है, ऐसा क्या है कि नहीं किया जा सकता है? क्या चाइना ही कर सकता है? तो आवाहन करो, ब्लूप्रिंट लाओ इन 3 चीजों के लिए, रिसोर्स लाओ इन 3 चीजों के लिए, और इंप्लीमेंट करो। कोरोना से लड़ना है तो इंप्लीमेंट करो। कौन सी 3 चीजें? मैं रिपीट कर रहा हूं, लॉकडाउन, टेस्ट और निगरानी, ये 3 चीजें। और आखिरी चीज और बड़ी चीज, कि काम पाने की आकांक्षा में नहीं होने चाहिए, बल्कि देने की आकांक्षा से होने चाहिए। ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम देने की आकांक्षा पैदा करें और नस्लवादी तरीके से, सांप्रदायिक तरीके से इस बीमारी को न देखें, न लड़ें। फिलहाल इतना ही रखें हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।